हेलो छात्रों, नव चेतना सेकेंडरी स्कूल जिक्साना ताल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रथम अंग केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि केंद्रीय व्यवस्थापिका को संविधान में क्या नाम दिया गया है? संसद। ठीक है, तो संसद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है कि भारतीय संघ की एक क्या होगी? संसद होगी। ठीक है, और संसद के अंग कौन कौन होंगे? इसमें क्या होगा? 2 सदन होंगे, जिसमें पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगी? संसद का निर्माण होगा। ठीक है, जिसमें से अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है संविधान में, और संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकसभा का गठन या संरचना। तो सबसे पहले हमें जानना है कि लोकसभा को अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है। तो लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो लोकसभा को अन्य इन नामों से जाना जाता है, जिसमें से मैं आपको बताऊं लोकप्रिय सदन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए लोकसभा को क्या है? लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम संरचना और गठन की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, तो यानी कि लोकसभा में सदस्य संख्या जो है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, इसके बारे में संविधान में, हमारा जो मूल संविधान है उसमें ये व्यवस्था की गई कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी हो सकती है? 500। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। ऐसा कब निर्धारित किया गया था? मूल संविधान में। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो मूल संविधान में 500 सदस्य अधिकतम जो है वो निर्धारित की गई संख्या लोकसभा में। उसके बाद क्या है? समय समय पर उसमें वृद्धि की गई। ठीक है, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को अधिक विस्तार रूप दिया गया, तो वैसे वैसे क्या है? संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी, तो इनमें वृद्धि की गई। जैसे 500 से 525 की गई, उसके बाद 31वें संविधान संशोधन द्वारा 545 कर दी गई। ठीक है, अगर हम वर्तमान की बात करें तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 सदस्य संख्या जो है वो हो सकती है वर्तमान में। ठीक है, ये सदस्य संख्या जो है वो किस अधिनियम के अंतर्गत रखी गई? यानी सन 1987 में एक अधिनियम पारित किया गया, उसका नाम क्या था? गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987। इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो 552 निर्धारित कर दी। ठीक है, वर्तमान में इतनी सदस्य संख्या लोकसभा में हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करें फिलहाल वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या जो है वो कितनी है। ठीक है, और हाँ सॉरी,
इसमें यह भी व्यवस्था की गई इस अधिनियम के अंतर्गत कि 552 में से 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होंगे। ठीक है, राज्य क्षेत्रों से कह दो या फिर राज्य निर्वाचन क्षेत्रों से। ठीक है, और 20 सदस्य जो हैं वो संघीय राज्यों से निर्वाचित होंगे। यानी राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से 530 सदस्यों से अधिक निर्वाचित नहीं किए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था इस गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में की गई। और संघीय क्षेत्र जो है ना अपने, उससे 20 सदस्य अधिकतम क्या है निर्वाचित होंगे लोकसभा के लिए, और 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्या होगी 552। इस तरह से अपनी ये संख्या होगी 552 सदस्य। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? तो राज्य के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं राज्यों से, वो तो है 524। 524 सदस्य जो हैं वो वर्तमान में लोकसभा में राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर गए हुए हैं। ठीक है, और 19 सदस्य जो हैं वो संघीय राज्यों से निर्वाचित हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, और 2 जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो। ठीक है, 2 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 331 के अंतर्गत 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस तरह 43 सदस्य संख्या जो है ना वो ही केवल निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, और 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन वर्ग के जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत वो हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर संख्या होती है 545। तो 545 से सदस्य जो हैं वो वर्तमान में लोकसभा में है। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात करते हैं हम। अभी क्या है 2020 में एक प्रस्ताव संविधान संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत क्या किया गया कि इस लोकसभा में और विधानसभा में या इन सदनों में क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या है आरक्षण व्यवस्था दी गई थी संविधान के द्वारा। ठीक है, तो 25 जनवरी 2020 को उनकी जो आरक्षण की जो समयावधि थी वो समाप्त हो रही थी। तो इसलिए संसद ने क्या किया, 104वां संविधान संशोधन किया। उसके अंतर्गत क्या है इसकी समयावधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। ठीक है, यानी पहले 25 जनवरी 2020 को खत्म होने वाली थी, अब 10 साल बढ़ाकर इसको कब तक कर दिया है? 25 जनवरी 2030 तक। ठीक है, तो अब वो समयावधि जो है 2030 को खत्म होगी, तब तक बनी रहेगी। और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक और परिवर्तन हुआ है। इसके अंतर्गत क्या है कि ये जो 2 सदस्य राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है लोकसभा में, और विधानसभा में भी 1 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो उनको क्या है उस आरक्षण को क्या किया गया है? अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इनको शुरू से ही क्या है 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते रहे हैं लगातार, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनकी जो समयावधि थी वो 2020 में खत्म हो गई और इससे संबंधित अब कोई संशोधन नहीं किया गया है। अर्थात अब इनकी जो ये आरक्षण व्यवस्था जो है वो समाप्त कर दी गई है एंग्लो इंडियन वर्ग की। ठीक है, एंग्लो इंडियन वर्ग से आप अच्छी तरह समझते हैं कि जिनका पूर्वज जो है यूरोपीय देश से संबंधित हो। ठीक है, तो उस ऐसे 2 सदस्यों को क्या है संविधान ने ये व्यवस्था की थी कि ऐसे परिवारों को क्या है संसद में प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 331 में ये व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों को वहाँ पर मनोनीत कर सके। ठीक है, अब देखो 1-2 बात आई है, मैं निर्वाचित बोल रहा हूँ और इधर मनोनीत बोल रहा हूँ, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है? निर्वाचित होता है एक तो, और एक होता है मनोनयन। ठीक है, और एक होता है नियुक्त।
इन तीनों का अर्थ यानी मनोनयन और नियुक्त, ये इन दोनों प्रक्रियाओं के अंतर्गत है। जिस व्यक्ति का मनोनयन किया जा रहा है या जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है वो चुनाव प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन इसके विपरीत निर्वाचित होने वाला जो व्यक्ति है वो चुनाव प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इसमें यही अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि एंग्लो इंडियन वर्ग के मैं आपको बताया कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, अर्थात वो चुनाव प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरते हैं। और नियुक्ति की बात बताऊं तो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनता है तब तक क्या है, वो या तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य है या फिर राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए अलग से उसे चुनाव प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरना पड़ता, ठीक है, यानी उसको नियुक्त किया जाता है, ठीक है, वो होता है नियुक्त। बस मोटा मोटी बात यही है कि निर्वाचित जो होता है वो चुनाव प्रक्रिया से होकर गुजरता है। ये हुई अपनी बात है सदस्य संख्या की। तो लोकसभा में सदस्य संख्या की हमारी बात हुई। अब हम बात करें तो सबसे अधिक किस राज्य की लोकसभा सदस्य संख्या जो है वो रखी गई, यानी किस राज्य से निर्वाचित होने वाले जो सदस्य हैं अधिक संख्या में लोकसभा में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है। कितनी है? 80, ठीक है। और हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सदस्य संख्या जो है वो कितनी रखी गई है? 25, यानी राजस्थान को 25 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें क्या है, हर लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता के द्वारा यानी हमारे द्वारा 25 प्रतिनिधियों को संसद में चुनकर भेजा जाता है, ठीक है। वहीं संघीय क्षेत्रों से हम बात करें तो सबसे अधिक संख्या दिल्ली की रखी गई है, कितनी? 7 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो कितने हैं हमारे? 8 हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पास किया गया था, आप सभी को पता है, ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। तो पहले कितने थे? 7 थे, अब 2 और बना दिए गए, तो संख्या तो 9 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 8 ही कैसे? क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये पहले 2 अलग अलग थे, इन दोनों को मिलाकर अब क्या कर दिया गया है? एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8 है, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी लोकसभा सदस्य संख्या की, राजस्थान की कितनी सदस्य संख्या है और लोकसभा में अधिकतम कितनी सदस्य संख्या हो सकती है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की ओर। इन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ठीक है। निर्वाचन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा और वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है। और भारत में जहां तक बात है तो वयस्क मताधिकार की आयु कितनी रखी गई है? 18 वर्ष रखी गई है, हमें पता है। यानी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है जिसका मतदाता सूची में नाम पंजीकृत है वो व्यक्ति मत देने का हकदार है, वो मत दे सकता है। इससे पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, ठीक है, जिसको 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है, घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो निर्वाचन इनका किस प्रकार से होगा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को क्या रखा गया है? एकल सदस्यीय रखा गया है। एकल सदस्यीय कैसे? यानी जैसे राजस्थान को 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, तो 25 प्रतिनिधि ही चुनकर जाने हैं यहाँ से, लेकिन हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि खड़ा होगा। ऐसा तो नहीं है, कितने भी प्रतिनिधि खड़े हो सकते हैं, 4, 5, 8 जितने भी हैं, तो उनमें से चुनकर कितने जाने? एक ही जाना है, ठीक है, जिसको बहुमत प्राप्त होता है, अर्थात जिसको ज़्यादा मत प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को क्या है? एकल सदस्यीय रखा गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। लोकसभा सदस्य के लिए क्या योग्यताएं रखी गई हैं, यानी उनके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसे कोई तो लड़ नहीं सकता, योग्यताएं तो संविधान ने तय की है। वो क्या है? नंबर 1, भारत का नागरिक हो, और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। उसकी आयु 25 वर्ष होनी
आवश्यक है या 25 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। और वह भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर वो कार्य न कर रहा हो। ठीक है, लाभ के पद पर न हो या कार्यरत नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, न्यायालय द्वारा उसे पागल घोषित न किया गया हो, न्यायालय द्वारा पागल घोषित न किया गया हो और वह दिवालिया न हो। ठीक है, और अंत में हम कह सकते हैं कि संसद के द्वारा लोकसभा सदस्यों के लिए जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है या जिन शर्तों को अपनाया गया है, उन सभी शर्तों को जो व्यक्ति पूरा करता है वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है या चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये बात हुई योग्यता की। अब हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इनका कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो सकता है? तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और वैसे हमें पता है कि लोकसभा जो है वो क्या है? अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा हो भी चुका है। कितनी बार हो चुका है ऐसा? 9 बार किया जा चुका है। ठीक है, यानी भारतीय संसद का जो सदन है लोकसभा, उसको इतिहास में कितनी बार भंग किया जा चुका है? राष्ट्रपति के द्वारा 9 बार भंग किया जा चुका है। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अर्थात जब तक बहुमत प्राप्त होता है या लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तब तक वो 5 वर्ष तक सरकार जो है वो कार्य करती रहेगी। अब बढ़ते हैं हम 5वें पॉइंट की ओर। तो 5वें पॉइंट में हम देखते हैं बैठक से संबंधित है। ठीक है, बैठक या फिर गणपूर्ति। तो लोकसभा की बैठक से संबंधित नियम ये बनाया गया है कि ये भी हमें मतलब पता होना चाहिए कि लोकसभा या राज्य सभा का जो सत्र है या उसकी जो बैठक है वो कौन बुलाता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और उसी के द्वारा क्या की जाती है? स्थगित की जाती है। ठीक है, अब बैठक से संबंधित नियम ये बनाया गया है कि 2 बैठकों के मध्य, यानी लोकसभा की 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 6 माह से अधिक, यानी वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है लोकसभा की। ठीक है, अब हम बात करें गणपूर्ति की। तो गणपूर्ति लोकसभा की कितनी रखी गई है? 1/10 सदस्य, मतलब 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो क्या करेगा? सदन को स्थगित कर देगा। कब तक के लिए? तब तक के लिए स्थगित कर देगा जब तक ये गणपूर्ति पूरी नहीं होती है। यानी 1/10 सदस्य जब तक सदन में उपस्थित नहीं होते हैं तब तक सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी बैठक और गणपूर्ति की। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, पदाधिकारी। पदाधिकारी की बात करें हम तो एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। यानी एक तो होता है लोकसभा अध्यक्ष और एक होता है लोकसभा उपाध्यक्ष। इन दोनों का निर्वाचन जो है वो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो हैं वो अपने में से ही करते हैं। ठीक है, यानी एक अपने में से ही वो क्या करते हैं? एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं, निर्वाचित कर लेते हैं, और एक को उपाध्यक्ष से निर्वाचित कर लेते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो संसद के द्वारा जो भी वेतन और भत्ते तय किए गए हैं वो उनको दिए जाते हैं समय समय पर। ठीक है, वार्षिक वेतन जो दिया जाता है वो संसद के द्वारा जो वेतन और भत्ते तय किए गए हैं वो उनको दिए जाते हैं। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके क्या कार्य हैं
वो हमें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो क्या कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ आपको ठीक लगा होगा, ये लोकसभा समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही सरलता से बताने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।